हाँ हाँ आ ही रही हूँ यार, बस 2 मिनट दे मुझे। चल ठीक है, बाय। भाभी मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे आने में लेट होगा, तो आप लोग रात के खाने में मेरा वेट मत करना, हो सकता है 2 भी बज जाए। ननन जी देखो, दिन में तो ठीक है पर शाम को जल्दी वापस घर आ जाना, देर रात मत करना वरना तुम्हारे भैया को क्या जवाब दूंगी। देखो आप मेरी भाभी हो तो भाभी की तरह रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। और रही मेरी बात, तो मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हो तो आपको मेरे लिए कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चुपचाप अपना काम करो। ननन जी लेट नाइट तक लड़कियों का बाहर रहना सेफ नहीं है, तुम्हें पता है ना कि बाहर कैसे कैसे लोग घूमते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? तुम सही कहती हो ननन जी, मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारी भाभी होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। और वैसे भी लोग कहते हैं कि भाभी माँ समान होती है। मैंने आपको बोला ना। देखो ननन जी, देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं है। अगर तुम रात को जल्दी वापस घर आ जाओगी तभी तुम घर से बाहर जाओगी, वरना तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। समझ में आई बात? ठीक है, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अरे भाभी आप आ गए, मम्मी ने मुझे बताया तो मैं भागते भागते आपके पास आ गई। पर एक बात बताइए, आप तो 1 महीने के लिए अपने मायके गई थी ना, तो इतना जल्दी कैसे वापस आ गई? हाँ ननन जी, गई तो मैं 1 महीने के लिए अपने भैया भाभी से मिलने गई थी, लेकिन मेरी भाभी ने तो एक दिन में ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। सच कहते हैं लोग कि शादी के बाद लड़कियों का अपना घर तो रह ही नहीं जाता है। ससुराल में रहो तो ससुराल वाले ताना मारते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, और अपने मायके में रहो तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद ससुराल ही उनका असली घर होता है। भाभी हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, और बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। सच बात तो ये है कि जिस घर में लड़कियां ना हो वो घर घर ही नहीं होता। तुम सही कहती हो कि लड़कियों के बिना तो कोई घर ही नहीं होता, पर ये समाज वाले कब समझेंगे? अरे भाभी ये भी तो आपका अपना ही घर है ना, तो आपको तो इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और रही समाज की बात, तो वक्त रहते वो भी समझ जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सुनो देवरानी जी। हाँ दीदी, आज मुझे कुछ काम से थोड़ा मार्केट जाना है। हाँ हाँ जाइए ना, ये भी कोई बोलने की बात है? अच्छा सुनो, वैसे तो मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस यहाँ छत पे कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, बस ये तुम लेके नीचे आ जाना, ठीक है? ठीक है जेठानी जी, आप बेफिक्र होके जाइए, यहाँ का सारा काम मैं कर लूंगी। और हाँ, मार्केट से तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? नहीं नहीं दीदी आप जाइए। ठीक है। ड्रामेबाज कहीं की। अरे बाप रे कितनी धूप है, और ये जेठानी जी मरवा के मानेगी। यहाँ पति का पैसा आया नहीं कि इनको हर महीने शॉपिंग पे जाना है, और मुझे नौकरानी की तरह काम पे लगा दिया। देवरानी जी काम कर लेना। हाँ इतनी धूप। ओह कहाँ फंस गई आके। अरे आग लगे ऐसे ससुराल को। एक तो मेरी जेठानी इतनी बड़ी काम चोर है कि क्या बताऊं। खुद तो वहाँ बाजार में घूम रही होगी और यहाँ मुझे लगा दी कपड़े उठाने में। काम चोरी की भी हद होती है, यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल हो रहा है मेरा तो। क्यों देवरानी जी, कल मैंने तुम्हारी शिकायत सुनी, कल रात तुमने खाने क्यों नहीं खाया था? लेकिन आपको किसने बताया? और कौन बताएगा? मेरे देवर जी ने बताया। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दीदी। देखो सॉरी से काम नहीं चलेगा, खाना टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। अगर दोबारा मुझे पता चला ना कि तुमने खाना नहीं खाया तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। जी दीदी। दीदी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मस्का लगा रही हो तुम मुझे? अरे रे 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 देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? वो दीदी अब मैंने क्या कर दिया? मेरा मतलब इतनी धूप में तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दीदी माँ जी ने बोला था कि छत से जब कपड़े सूख जाए तो उसको साथ में लेके नीचे आना, तो कपड़े सूखने का वेट कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो? नहीं दीदी, माँ जी ने ऐसा ही बोला था। अरे बुड़बक, माँ जी ने ऐसा थोड़ी बोला होगा कि धूप में खड़े रह के कपड़े सुखाओ। ठीक है चलो नीचे चलो, शाम को आके दोनों लोग कपड़े उठा लेंगे, ठीक है? वो दीदी माँ जी। अरे नीचे चलो, माँ जी को मैं देख लूंगी। दीदी ठीक है दीदी, एक काम करती हूँ, उधर जाके छाँव में खड़ी हो जाती हूँ। हे भगवान। ठीक है मैं जाती हूँ। दीदी मम्मी बता रही थी कि आप अपने ससुराल जा रहे हो। हाँ रिया, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। क्या बात है, क्या हम लोगों ने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा? नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो रिया, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। जिस दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है, मायका नहीं। और हाँ, मुझे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। दीदी आपको पता है ना कि आपकी सास और आपकी ननद आपको कितना टॉर्चर करते हैं, फिर भी आप अपने वो ससुराल जाना चाहते हो। आप ससुराल नहीं जाओगे, समझ में आई बात? पर मुझे ससुराल अपने वापस जाना होगा। देखो दीदी, आपकी सास तक तो ठीक था, लेकिन आपकी वो ननद आपको नौकरानी बना कर रखती है। मुझे तो लगता है कि वो आपका घर ही नहीं बसने देगी। आप जीजू से बोलो कि नया घर बनवा ले, तभी आप इस घर से जाओगी। मुझे कुछ नहीं पता। अरे रिया, ये कैसी बात कर रही हो तुम? एक माँ को उसके बेटे से मैं कैसे अलग कर सकती हूँ? और रही ननद की बात, तो मैं उसकी 4 बातें सुनकर रह लूंगी, पर इससे मेरा घर बसेगा। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी तो मेरा घर उजड़ जाएगा। समझो इस बात को। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। देवरानी जी,
मैं सोच रही हूँ शाम को खाने में कोफ्ता बना लेती हूँ, मेरे इनको बहुत पसंद है। तो बनाइए ना जेठानी जी, आपके इनको उनको बहुत पसंद होगा, पर मेरे इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। 1 मिनट जेठानी जी, आपने ये जो झुमका पहना है, आप तो बोल रही थी आपके मायके से आया है, पर मैंने सुना है कि आपके मायके से दहेज में कुछ भी नहीं आया है, तो आप झूठ क्यों बोलती रहती हैं बेवजह? ये कैसी बात कर रही हो देवरानी जी, ये मेरे मायके से ही आया है। चुप रहो देवरानी जी, मुझे मत सिखाओ। अपने पति के पैसे से बनवा के कहती मेरे मायके से आया है। देखो देवरानी जी, बनवा तो मैं अपने पति के पैसे से भी ले सकती हूँ, पर जब ये मेरे मायके से आया है तो मैं अपने मायके वालों का नाम क्यों ना लूं? क्या बात है जेठानी जी, आजकल मैं हर दिन देखती रहती हूँ कि आपके मायके से कुछ ना कुछ आता रहता है। आपके मायके वाले इतने अमीर हो गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुराल का धन दौलत आप अपने मायके में रख के आ गई हो? देवरानी जी, आज तो मुझ पे सवाल उठा रही हो, और देवर जी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ लाते रहते हैं। ये सब जानते हुए भी कि तुम अपने सामान पे अपने मायके वालों का नाम डाल देती हो। अगर बड़ी होकर मैं तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाती हूँ तो तुम्हारा भी कोई हक नहीं है कि तुम छोटे होकर मेरे ऊपर उंगली उठाओ। समझ में आई बात? जेठानी जी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मालकिन, मैंने छत से कपड़े उतार लिए हैं और मैंने नीचे झाड़ू पोछा बर्तन चूल्हा सब कर दिया, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है। सविता रुको, ये तुम्हारे गले में चोट का निशान कैसा है? सविता, सब ठीक तो है ना? कहीं तुम गिर तो नहीं गई हो? नहीं मालकिन, मैं गिरी नहीं हूँ। तो फिर तुमको ये चोट कैसे आई? मालकिन, वो बात ऐसी है, मेरा पति रोज दारू पी के आके मुझे गाली देता है, मुझे बहुत मारता है। क्या? हाँ मालकिन, कल तो उसने मुझे हाथ पार मारा है, जिसकी वजह से ही मेरे ये जख्म दिखने लगे हैं। लेकिन तुम अपने पति को कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कब तक तुम ऐसे मार खाती रहोगी? कब तक ऐसे चोट का निशान लेके घूमती रहोगी? वो मुझे धमकी देता है मार देने की। अगर तुम अपने लिए अभी कुछ नहीं करोगी तो क्या मरने के बाद करोगी? कभी अपने लिए सोचा है? कम से कम अपने बारे में नहीं, छोटे बच्चे के बारे में तो सोचो, उसके बारे में कुछ एक्शन लो। अगर ऐसी मार खाती रही तो वो दरिंदा एक दिन तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार डालेगा। शायद आप सही कह रहे हो, मुझे खुद के लिए नहीं, पर मुझे अपने बच्चे के बारे में सोचकर एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, और तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है मालकिन, अब मैं जाती हूँ। औरतें लाचार नहीं, मजबूत बनते हुए अच्छी लगती हैं। देवरानी जी, मैं तैयार हो गई। अरे देवरानी जी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? और आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? वो दीदी, मेरा मन नहीं है जाने का। लेकिन क्यों देवरानी जी? दीदी, मेरा आपके देवर के बिना कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, चाहे कितनी भी अच्छी जगह क्यों ना हो। मन अंदर से खुशी नहीं होता है। अरे देवरानी जी, घूमने फिरने का मन किसका नहीं करता है, वो भी इतनी गर्मी में और ऐसी ठंडी जगह पर। ठंडी में तो वैसे भी हम कहीं घर से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है देवरानी जी, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो तुम्हारे भैया को बोल के ये प्लान कैंसिल कर देती हूँ। अरे नहीं दीदी, मेरी वजह से आप लोग अपना प्लान कैंसिल मत करिए, आप और जेठ जी घूम आइए जाके। कैसी बात कर रही हो देवरानी जी, ये तो हम तुम्हें खुश देखने के लिए प्लान बनाए हैं, और जिसके पास बहन जैसी देवरानी हो तो भला किसका मन नहीं करेगा साथ में घूमने जाने का? दीदी, आप सही कह रहे हो, अब तो मुझे भी आपके देवर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जब वो इस बार आएंगे ना तो हम कहीं लंबी छुट्टी पे जाएंगे। देवरानी जी, तुम्हें पता है, मुझे खुशी सबसे ज्यादा तब मिलेगी जब मैं, तुम्हारे भैया और देवर जी और तुम, हम सब साथ मिलकर कहीं घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं इनको बोल देती हूँ कि देवर जी के आने का वेट कर ले। ठीक है ननन जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि उस लड़के से दोस्ती मत रखना, आपने फिर भी उस लड़के से दोस्ती रखी, और तो और उसे अपने ही हाथों से अपनी ही थाली में खाना खिलाया। तो आप क्या चाहती हैं? आपकी वजह से उस लड़के से रिश्ता। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? आज के बाद तुम उस लड़के से क्या किसी भी लड़के से नहीं मिलोगी। समझ में आई बात? भाभी, शायद पैसों की चकाचौंध ने आपको अंधा बना दिया है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, वो बहुत नीच जाति का लड़का है, और ऐसे जाति के लड़के हमारे घर में नहीं घुसते हैं। हम बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं, ऐसे जाति के लड़के हमारे घर में घुसना तो दूर, हमारे घर के किसी भी सामान को छूना तक पाप माना जाता है। भाभी, आप ये क्या बोल रही हैं? आप भी एक गरीब खानदान की और अदर कास्ट लड़की थी। आपको ब्राह्मण हम लोगों ने बनाया, तो आप तो इसमें भेद ही नहीं कर सकती हैं। और रही मेरी बात, तो मेरे लिए एक अच्छे इंसान की इंसानियत मैटर करती है, और वो एक अच्छा लड़का है। मुझे उसके जात पात से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो बहुत पछताओगी। भाभी, आप तो एक पढ़ी लिखी औरत है ना, तो आप कैसे भूल गई कि ये जात पात हम इंसानों ने बनाया है, ना कि ऊपर से बन के आया है।